हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सॉल्स स्टोरी पर आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है, जिनका नाम है ऋतिक। ये कहानी उनके जीवन में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अपनी ये कहानी हम तक पहुंचाने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में उनकी ये कहानी। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि पूरे जीवन को बदल कर रख देती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था ऋतिक के साथ, जब वह अपने एक दोस्त के साथ बाजार से घर जा रहा था। नवंबर का महीना था। ऋतिक के घर में त्योहार की तैयारियां चल रही थीं। बाजार से ऋतिक को घर के लिए सामान लाना था। एक शाम ऋतिक अपने एक दोस्त के साथ बाजार गया था। सामान खरीदने में काफ़ी देर हो गई थी और उनका बाजार भी उनके गांव से काफ़ी दूर था। फिर भी ऋतिक और उसका दोस्त बाजार से घर की तरफ चल देते हैं। थोड़ी दूर आने पर उसके दादाजी का फ़ोन आता है और वो कहते हैं, समय बहुत ज़्यादा हो गया है, तुम दोनों मेन रास्ते से घर आना, पुल वाले रास्ते से घर मत आना। इतना बोलकर दादाजी फ़ोन कट कर देते हैं। ऋतिक समय देखता है तो घड़ी में 7 बज रहे थे, लेकिन फिर भी सर्दी का मौसम होने के कारण रात बहुत ज़्यादा लग रही थी। पूरा रास्ता सुनसान होता जा रहा था और कुहासे के कारण ज़्यादा दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा था। ऋतिक अपने दोस्त से कहता है, गाड़ी को पुल की तरफ से ले चलो, हम दोनों जल्दी घर पहुंच जाएंगे। ऋतिक का दोस्त कहता है कि दादाजी ने तो उस रास्ते से आने पर मना किया है। ऋतिक बोलता है, अरे यार, दादाजी का काम ही है इतना बोलना। अब जल्दी घर भी जाना है और पुल से भी नहीं जाना। तुमको तो पता है कि पुल की तरफ से जल्दी घर पहुंच पाएंगे। दादाजी को क्या पता लगेगा। हमें जल्दी घर पहुंचना है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ऋतिक का दोस्त गाड़ी को पुल की तरफ मोड़ देता है। पुल के पास पहुंचते ही एकाएक वहां का मौसम बदल जाता है। इतनी सर्द में भी उन्हें वहां गर्मी लगने लगती है। पुल पर आते ही ऋतिक एक औरत को वहां बैठा हुआ देखता है। तभी उसने अपने दोस्त को कहा, आगे देखो, एक औरत है, शायद वो भी इसी रास्ते से घर जाना चाहती है और पता नहीं दादाजी को क्या हुआ था। पास जाने पर उन्हें पता लगता है कि वो महिला एक छोटे से लड़के को अपने हाथों में लेकर बैठी है। ऋतिक अपने दोस्त को रुकने को कहता है, लेकिन उसका दोस्त बिना रुके गाड़ी फुल स्पीड में वहाँ से निकालता हुआ आगे बढ़ जाता है। तभी ऋतिक बोलता है, तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? थोड़ी दूर आगे ले जाकर उसका दोस्त गाड़ी रोक देता है। तभी ऋतिक पीछे की ओर देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो महिला जो पुल पर बैठी थी वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। तभी ऋतिक अपने दोस्त को दोबारा से गाड़ी पुल पर ले जाने के लिए कहता है। पहले तो उसका दोस्त मना कर देता है, लेकिन फिर ऋतिक के जिद करने पर वो दोबारा से गाड़ी लेकर पुल पर वहीं आ जाता है जहां वो महिला उस छोटे से बच्चे को लेकर बैठी थी। ऋतिक और उसके दोस्त को वहां आसपास कोई भी नहीं दिखता है। तभी अचानक से पुल के नीचे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों पुल से नीचे देखते हैं और पीछे हट जाते हैं।
क्योंकि नीचे वही बच्चा रो रहा था जिसे लेकर वो महिला पुल पर बैठी थी। पुल के नीचे वो लड़का गिरा हुआ था और उसके सिर से खून निकल रहा था। वो महिला वहीं बच्चे के पास बैठी थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। तभी ऋतिक का दोस्त ऋतिक को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। अभी वो दोनों वहाँ से गाड़ी स्टार्ट कर ही रहे थे कि तभी उनको पीछे से पायल की आवाज़ सुनाई देती है। ऋतिक का दोस्त जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से फुल स्पीड में निकलता है। कुछ दूर जाकर ऋतिक पीछे देखता है तो वो औरत वहीं खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे, आँखें लाल थीं और उसके सर से खून निकल रहा था। उसके दाएं हाथ में वो लड़का मरा हुआ पड़ा था। वो लोग अभी कुछ ही दूर गए हुए थे कि एक पेड़ के नीचे वो महिला उन्हें दोबारा से दिखाई देती है। वो दोनों भगवान का नाम लेते जा रहे थे। ऐसे ही वो महिला उन दोनों का कुछ दूर तक पीछा करती रहती है। वो दोनों घर पहुंचते हैं और घर पहुंचते ही बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वो दोनों खुद को हॉस्पिटल में पाते हैं। डॉक्टर बताता है कि इनके शरीर में खून की कमी है। 2 दिन बाद जब वो घर आते हैं तो घर वालों से सारी बातें बताते हैं। ऋतिक के दादाजी कहते हैं, बेटा, इसीलिए मैंने तुम दोनों को उस रास्ते से आने से मना किया था। आज से लगभग 18 साल पहले हमारे गांव में एक प्रेमी जोड़ा नई नई शादी करके आया था। औरत बहुत खूबसूरत थी। कुछ दिनों में ही उनका एक बच्चा भी होता है। गांव के कुछ लोगों की उस औरत के प्रति नीयत खराब हो जाती है और एक शाम जब वो लोग बाजार से सामान लेकर आ रहे थे तो उसी पुल पर उन लोगों ने पति पत्नी को रोक दिया। उन लोगों ने उसके पति को बहुत मारा और जब वो बेहोश हो गया तो उसे अपनी गाड़ी में ही डाल दिया। फिर उन लोगों ने उस महिला के साथ ज़बरदस्ती शुरू कर दी, लेकिन उन लोगों ने उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। तो वो महिला उनके पैर पकड़ के बच्चे की जान न लेने के लिए कहा। तब उन लोगों ने उससे कहा, हम तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें भी हमारी बात माननी होगी। वो महिला न चाहते हुए भी उनकी बात मानी और उन लोगों ने उसके साथ गलत किया। जाते जाते उसके बच्चे को भी उस पुल से नीचे फेंक दिया। वो महिला उनके जाने के बाद पुल से नीचे देखी तो उसका बच्चा नीचे एक पत्थर पर गिरा हुआ था। उस समय पुल में पानी बहुत कम था, इसलिए उसका बच्चा वहीं पर मर गया था। ये सब देखकर वो महिला भी उस पुल से नीचे कूद गई और सर फटने के कारण उसकी भी मौत हो गई। अगली सुबह जब गांव वालों ने उनकी लाश देखी तो पुलिस को बताया। पुलिस को कुछ सबूत नहीं मिल पाया, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाई और सुसाइड का केस बनाकर केस को बंद कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उस पुल पर भूतिया घटनाएं घटनी शुरू हो गईं, जिसमें बहुत लोग मारे गए। तभी से बेटा सूर्यास्त के बाद उस पुल से आना जाना सबके लिए मना हो गया था। इसलिए मैंने तुम लोगों को उस रास्ते से आने के लिए मना किया था। भगवान को शुक्रिया अदा करो कि आज तुम दोनों जिंदा वापस आ गए, वरना आज तक कोई भी सूर्यास्त के बाद वहाँ से जिंदा वापस नहीं आ पाया है। ऋतिक और उसके दोस्त ने भगवान को शुक्रिया अदा किया और आगे से कभी भी अपने से बड़ों का बात न टालने की कसम खाई।
75 साल पुरानी हवेली थी हमारे गांव में। हमने बचपन में अपनी दादी से उस हवेली की रहस्यमयी कहानियाँ सुनी थीं। कुछ कुछ यादें हैं। हमने अपने दादा के साथ उस हवेली को देखने की जिद की तो दादा हवेली के बरामदे तक ले गए, मगर वहाँ की खौफनाक आवाज़ों से हम बच्चे डर गए। दादा ने कहा, इसीलिए मना कर रहा था। हम बाहर से लौट आए। हवेली बहुत आलीशान थी। 125 कमरे थे। बहुत बड़ा दरबार हॉल था। बड़े बड़े झूमर लगे थे, पर सब पर धूल और जाले लगे थे। कई सालों से ताले तक नहीं खुले थे। एक दिन हम बच्चों ने गांव के चौकीदार से जिद की कि वो हमें हवेली की कहानी सुनाए। उसने हम सबको समझाया कि दिन में कहानी नहीं सुनाते। पुरानी कहावत है ना, मामा रास्ता भूल जाते हैं। चौकीदार ने बच्चों से कहा, शाम को चौपाल पर हवेली की कहानी सुनाता हूँ। चौपाल पर शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हुए। चौकीदार ने बताया, ये हवेली जमींदार राघवेंद्र सिंह की थी। उनके 2 बेटे थे, वीरभद्र सिंह और छोटा बेटा जयेंद्र सिंह। परिवार के साथ ही सभी रहते थे। वीरभद्र अपने पिता का जमींदारी का काम देखता था और जयेंद्र सिंह हायर एजुकेशन के लिए विदेश चला गया था। अच्छी खुशहाल जिंदगी चल रही थी। बस एक दिन ऐसा ग्रहण लगा इस परिवार को कि सारा परिवार बिखर गया। वीरभद्र सिंह अपनी फैमिली के साथ शहर से लौट रहा था। साथ में उसकी माता सावित्री देवी भी थीं। पहाड़ी क्षेत्र में कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। कोई भी नहीं बचा। अब सिर्फ जमींदार राघवेंद्र सिंह बचे और छोटा बेटा जयेंद्र सिंह विदेश में ही बस गया था। वहीं किसी गोरी लड़की से शादी कर ली थी। जमींदार राघवेंद्र सिंह बहुत टूट गए थे। उनके दूर के रिश्तेदार, बहन बहनोई और भांजे आकर यहीं रहने लगे। वो आए तो थे उनके दर्द में शामिल होने के लिए, लेकिन वहीं के होकर रह गए। धीरे धीरे उनकी ज़मींदारी पर कब्जा करने की साजिश करने लगे। जमींदार राघवेंद्र सिंह के बहुत आग्रह पर जयेंद्र सिंह भारत आए। जमींदार राघवेंद्र सिंह बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने बेटे, बहू और पोते की आने की खुशी में रात्रि भोज का आयोजन किया। कुछ करीबी लोग थे। सब लोग खाने पीने में व्यस्त थे। रात आधी से ज़्यादा हो गई थी। सभी लोग नशे में डूबे हुए थे। जमींदार के भांजे ने सब पर तलवार से हमला कर दिया। जितने भी करीबी रिश्तेदार थे सबको मार दिया। यहाँ तक कि जमींदार के उस मासूम पोते को भी उसने नहीं छोड़ा। फिर कई सालों के बाद जमींदार की बहन, बहनोई और भांजे की उसी हवेली में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। तब से इस हवेली को रहस्यमयी हवेली कहा जाने लगा। कुछ सालों पहले एक ब्रोकर ने लालच में उस हवेली के झूठे कागजात बनाकर उसे बेचना चाहा, लेकिन वो भी सौदा करने के बाद एक्सीडेंट में मारा गया। सभी बच्चे चौकीदार से उस हवेली की कहानी को सुनकर काफ़ी डर गए और उसके बाद उस हवेली की तरफ जाना बंद कर दिया। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।